हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल राउजा क्लासेस पर। बच्चों, पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना अप्रिसिएशन दी कि मैंने 6 मंथ में ही मेरे यूट्यूब चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर अचीव कर लिए हैं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, समझते रहेंगे, समझाते रहेंगे इस चैनल के थ्रू और कोशिश करेंगे नई चीजें सीखते रहें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट वीडियो में मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कराई थी, जिसके अंदर मैंने आपको कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाया और कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर मैंने आपको शुरू किया था डिमांड टॉपिक से। मैंने उसमें आपको डिमांड का मतलब समझाया, फिर उसके बाद वो इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड क्या होती है और ये आपस में अलग कैसे हैं। आज हम क्या करेंगे, आज इसकी वीडियो नंबर 2 शुरू कर रहे हैं बच्चों। और वीडियो नंबर 2 के अंदर हम क्या कवर करेंगे, जो फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं। यानी हमें इंडिविजुअल डिमांड का मतलब पता है, अगर नहीं पता तो प्लीज वीडियो 1 को आप देख लीजिएगा। अब वीडियो 2 में हम क्या सीखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। आई रिपीट, यहां पे मैंने इंडिविजुअल वर्ड लिखा है क्योंकि मार्केट डिमांड के फैक्टर्स अलग होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स अलग होते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, हम सब कंज्यूमर हैं। अब हमें कंज्यूमर बिहेवियर समझना है तो मैंने पहले दिन से बोला कि कंज्यूमर की साइकी को अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लो, उसी से ही सोचना है, उसी से ही दिमाग से लगाना है अपना, और किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं सोचना। तो इंडिविजुअल डिमांड, हम सब कंज्यूमर हैं, ठीक है जी। आज अगर हम मॉल जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, किसी फूड सेंटर पे खाना खाने जाते हैं, होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, तो कोई भी आइटम हम परचेज करते हैं, किसी भी चीज की डिमांड करते हैं तो सबसे पहले हम प्राइस देखते हैं, मेन्यू देखते हैं होटल का। अच्छा, ये क्या रेट है, ये महंगा है, ये सस्ता है, चलो ये मंगा लो, या ये हमारे बजट में है, हम ये डिमांड कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आप शॉपिंग से लेके खाने तक के केस में सबसे पहली चीज जो देखते हो वो वो इंडिविजुअल डिमांड को जो इफेक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। मैं एक चीज बोल रहा हूं बच्चों, इसको अपने दिमाग में बिठा लेना। फैक्टर इफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड को क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जिसका एक पहला फैक्टर, क्योंकि जिंदगी में आप कहीं भी किसी भी चीज की डिमांड करो पहले आप प्राइस देखते हो। प्राइस ऑफ कमोडिटी एक फैक्टर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कैटेगरी है। यानी कि इसको अगर हम समझें इकोनॉमिक्स में कैसे डिवाइड किया गया है कि जो भी फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, जो कि एक सिंगल पॉइंट है बट अपने आप में कैटेगरी ट्रीट होता है, और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी हम फैक्टर पढ़ेंगे जो इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करेंगे वो इस कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे। ये अपने आप में ही पहला पॉइंट एक कैटेगरी की तरह ट्रीट होता है। अब वो बाकी पॉइंट्स क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा अभी फर्दर क्लास में, बट हम उसे ट्रीट क्या करते हैं, फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ कमोडिटी। यानी कि जितने भी फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं अदर देन प्राइस, यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी सेल्फ के अलावा जितने भी फैक्टर हैं वो किस में आ जाएंगे, फैक्टर अदर देन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है जी। वैसे होते क्या है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, खैर ये मैं फर्दर आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको सबसे पहले समझना है कि जो भी इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करेंगे वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। अब हम इसको फर्दर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों, इस बात को याद रखना इकोनॉमिक्स में कि जो भी आपका आंसर लिखना है वो बेसिक कैसे लिखना है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, रिलेशनशिप, कर्व, स्केड्यूल एंड एक्सप्लेनेशन, जिसे कंक्लूजन भी कहते हैं। अब जो भी इकोनॉमिक्स में आप लिखोगे वो सिर्फ इसी बेसिस पे ही लिखोगे, तो कोई भी पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे इन्हीं बेसिस को यूज करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यहां पे प्लीज लिख लें प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी, क्योंकि पहला फैक्टर जो है वो है प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। ठीक है जी। अब यहां पे बात सुनेगा, सबसे पहले तो ये कमोडिटी और ये कमोडिटी सेम है। इन शॉर्ट, अगर यहां मैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ आईफोन ले रहा हूं तो यहां भी प्राइस ऑफ आईफोन लूंगा, यहां क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पोटैटो लूंगा तो यहां भी प्राइस ऑफ पोटैटो लूंगा। इन शॉर्ट, जिसकी डिमांड के ऊपर इंपैक्ट देख रहे हैं उसी का प्राइस पहला फैक्टर है। यानी कोई भी चीज हम डिमांड करते हैं, पर्टिकुलर एक चीज, उसी का फैक्टर, उसी का प्राइस उसका सबसे बड़ा फैक्टर बनता है, जिसे हम बोलते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। ठीक है जी। अब यहां पे हम कमोडिटी ले लेते हैं, सपोज करो पोटैटो, और यहां भी क्वांटिटी डिमांडेड भी किसकी ले लेते हैं,
पोटैटो की, ठीक है जी, आलू की। अब यहाँ पे सिंपल क्या रूल है, अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ेगा, अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ेगा, एक पॉइंट याद रखना बच्चों कि जब हम ये फैक्टर पढ़ रहे हैं तो बाकी जितने भी डिमांड के इंडिविजुअल डिमांड को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं उनको हमें कांस्टेंट लेना है। यानी कि जब एक फैक्टर ले रहे हो तो दिमाग में सिर्फ एक फैक्टर रखना है, बाकी सारे फैक्टर्स को दिमाग में नहीं रखना है। दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट व्हाइल एक्सप्लेनिंग एंड लर्निंग इकोनॉमिक्स, कि जब हम एक फैक्टर को नजरिए से सोच रहे हैं तो बस उसी नजरिए से सोचना है, बाकी चीजों को दिमाग में नहीं रखना। अब आप मार्केट जाते हो, ठीक है जी, इस एग्जाम्पल को पहले समझने की कोशिश करते हैं। आप मार्केट जाते हो, आप बोलते हो भैया जी आलू कैसे दिए, तो उसने बोला आलू 10 रुपए किलो। तो आप क्या बोलते हो, भैया 8 रुपए लगा, 7 रुपए लगा या 5 रुपए लगा तो मैं 2 किलो ले लूंगा या 3 किलो ले लूंगा। इन शॉर्ट, अगर किसी चीज का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। एज ए कंज्यूमर हमें किसी भी चीज को, हमारी एक आदत होती है बार्गेनिंग के वक्त कि भैया अगर आप प्राइस कम कर दोगे तो हमारी क्वांटिटी जो हो जाएगी वो डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, वट एवर द केस में भी। बट प्राइस फॉल होगा तो डिमांड बढ़ेगी, और उसी तरीके से अगर प्राइस बढ़ता चला जाएगा किसी भी कॉमोडिटी का तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, पर्टिकुलरली फॉल हो जाएगी। अब आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में उल्टा रिलेशन है, कि अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, और एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। रिमेंबर वन मोर थिंग, कि ये डिमांड के ऊपर जो इंपैक्ट देखा जा रहा है वो प्राइस की वजह से देखा जा रहा है। अब यहाँ पे इट्स नॉट अदर वे अराउंड, पॉइंट टू बी नोटेड, इट्स नॉट अदर वे अराउंड। यहाँ पे प्राइस के ऊपर इंपैक्ट नहीं देखा जा रहा डिमांड की वजह से, डिमांड के ऊपर इंपैक्ट देखा जा रहा है प्राइस की वजह से। यानी ये इसको इफेक्ट कर रही है, ये फैक्टर है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये फैक्टर है, और ये हमारी इंडिविजुअल डिमांड ऑफ फॉर अ कमोडिटी है। तो इन शॉर्ट, प्राइस ऑफ कमोडिटी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड को इफेक्ट करता है। अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगी। ये कौन सी रिलेशनशिप हो जाएगी बच्चों, इनवर्स। सीधी सी बात है, अगर दो चीजों के बीच में उल्टा रिलेशन हो, एक चीज बढ़े दूसरी कम हो जाए, और एक चीज कम हो दूसरी बढ़ जाए, तो इसे हम कौन सी रिलेशनशिप बोलते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। और अगर ये दोनों सेम, ये एरोज अगर सेम डायरेक्शन में होते तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो खैर इस पॉइंट में कौन सी रिलेशनशिप फॉलो हो रही है, इनवर्स। क्योंकि जनरली 3 तरीके की रिलेशन होती हैं किसी भी दो फैक्टर्स की, दो चीजों के बीच में, डायरेक्ट, इनवर्स या नो रिलेशन। तो यहां पे सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि इस फैक्टर का क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी पे उल्टा इंपैक्ट है, इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है। पर अब ये फैक्टर देखो, मैंने आपको पहले बोला, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ किसको कंसिडर करें, प्राइस। अगर हम किसी होटल में जाते हैं, आपको एक चीज पसंद है, जितनी मर्जी महंगी हो मेन्यू के अंदर, अगर आपको मन है आपका खरीदने का तो आप उसे खरीदोगे ही खरीदोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइसेस। कि हाँ जी आपका बहुत मन है, आप स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस के साथ जा रहे हो, जी मुझे वही चीज खानी है बेशक वो महंगी है। तो वो सारे फैक्टर्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे। यहाँ हम सिर्फ प्राइस के बेस पे क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको देख रहे हैं, और बाकी चीजों के लिए हम क्या लिख देंगे, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। प्लीज मैं बच्चों एक बार बोल रहा हूं, हमें ये लिखना पड़ेगा, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अगर आप ये नहीं लिख के आओगे इस पूरे लॉजिक के अंदर तो आपको कोई मार्क्स नहीं देगा, 0 मार्क्स देगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल एक्सप्लेनिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी एज ए फैक्टर फॉर डिमांड, यू नीड टू राइट अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। यानी कि आपको बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट दिखाना पड़ेगा, तभी ये इनवर्स रिलेशनशिप वैलिड है, अदरवाइज इनवर्स रिलेशनशिप वैलिड नहीं है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में सिट्रस पेरिबस भी बोलते हैं, CETERISPARIBUS, सिट्रस पेरिबस। इसका मतलब यही होता है अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, यानी बाकी सारी चीजों को हमें क्या लेना है, कांस्टेंट, अगर हम प्राइस का इफेक्ट डिमांड के ऊपर देख रहे हैं। अब बच्चों अगर हमने ये बना लिया है, इसी को हम इंग्लिश में लिख दें तो आपका आंसर बन जाएगा। जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूं, हेडिंग बता दी, चलो व्हाट आर द फैक्टर व्हिच इफेक्ट इंडिविजुअल डिमांड, प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब बच्चे क्या करेंगे, एक ही लाइन को 4 तरीकों से, प्राइस ऑफ द कमोडिटी आल्सो इफेक्ट डिमांड, as it is important feature of demand factor, as it is important factor of demand, therefore it will determine demand.
एक ही लाइन को अलग अलग तरीके से 4 बार लिख देंगे और एक पैराग्राफ बना देंगे और सोचेंगे जी हमने तो एक्सप्लेनेशन लिख दी। इकोनॉमिक्स ऐसे नहीं चलती है, इट इज प्योरली लॉजिक। ट्रस्ट मी, अगर मैं इसी को इंग्लिश में लिख दूं, एज इट इज सिर्फ इंग्लिश में लिख दूं इस लॉजिक को, तो आपकी दुनिया की किसी भी किताब में उठा के देख लो, किसी भी राइटर की किताब में देख लो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की किताब में देख लो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की किताब में देख लो, वर्ड टू वर्ड यही लिखा होगा। क्योंकि जिसने बुक बनाई है उसने दिमाग में एक चीज रखा है कि वो कंज्यूमर है, और कंज्यूमर का बिहेवियर समझने के लिए कंज्यूमर की साइकी समझनी है। साइकी ये कहती है, अब इसी साइकी को अगर हम इंग्लिश में उतार दें तो ये एक्सप्लेनेशन बन जाती है। बस ये इकोनॉमिक्स की खासियत है बच्चों, और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। ट्रस्ट मी, इकोनॉमिक्स इज नॉट लाइक कि तू हेडिंग बता बाकी मैं खुद लिख लूंगा। इट इज ऑल अबाउट द लॉजिक। अब अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, थोड़ा सा मैं बताता हूं। पहला पॉइंट आ गया प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, तो मैं क्या लिखूंगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी आल्सो अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी। ठीक है जी, पहले क्योंकि इसकी डेफिनेशन तो है नहीं, तो क्योंकि लॉजिक क्या कहता है, मेरे को अपना आंसर कैसे लिखना चाहिए, डेफिनेशन, एग्जांपल, रिलेशनशिप, कर्व, स्केड्यूल और कंक्लूजन। ये मैं बार बार बोल चुका हूं अपने, और इसके मैंने शॉर्ट भी बना रखी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के 6 फोकस पॉइंट्स क्या हैं। तो आपको डेफिनेशन, एग्जांपल, रिलेशनशिप, कर्व, स्केड्यूल और कंक्लूजन लिखना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे डेफिनेशन तो है नहीं प्राइस की कोई एग्जैक्टली, बाकी अगर फैक्टर्स में आप देखोगे कहीं कहीं क्लियरली डेफिनेशन है। तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ कमोडिटी आल्सो अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल द गिवन कमोडिटी इज पोटैटो। ठीक है जी। तो प्राइस ऑफ पोटैटो विल आल्सो अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर पोटैटो। इफ द प्राइस ऑफ पोटैटो फॉल्स, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीजेस, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा की जगह आप ये भी लिख सकते हो, और इफ द प्राइस ऑफ पोटैटो राइजेस, इट क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल्स। यानी इसी रिलेशनशिप की जो मैंने एरोस बनाया इसी को इंग्लिश में लिख दो। तो ये क्या हो गया आपका एग्जांपल, पहले डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन थी नहीं तो मैंने सिंपल क्या लिख दिया, प्राइस ऑफ कमोडिटी आल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर कमोडिटी। दूसरा एग्जांपल पोटैटो का ले लिया, फॉर एग्जांपल द गिवन कमोडिटी इन क्वेश्चन इज पोटैटो। नाउ प्राइस ऑफ पोटैटो विल अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पोटैटो। If the price of potato falls, its quantity demanded will increase. If the price of potato rises, then quantity demanded of potato will falls. ठीक है जी। तीसरा आ गया रिलेशनशिप, दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप। दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ पोटैटो एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पोटैटो। डेफिनेशन, एग्जांपल, रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप किस किस दो चीजों के बीच में वो लिख दिया। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, कर्व, स्केड्यूल और कंक्लूजन। बच्चों ये मैं आपको डिटेल में बाद में कराऊंगा, जब मैं लॉ ऑफ डिमांड कराऊंगा तब मैं एक एक चीज का कर्व, जो भी यहाँ फैक्टर समझा रहा हूं वो मैं सिर्फ रिलेशनशिप तक समझाऊंगा। उसके बाद उसका कर्व, स्केड्यूल और कंक्लूजन, वो या डिफरेंस बिटवीन जो भी बनेगा आपका इन फैक्टर्स के थ्रू, वो मैं फर्दर इस सीरीज के आगे एक एक करके कंटिन्यू करके वीडियो डालता रहूंगा और उसमें आपको समझ आ जाएगी। और जब ये आप पूरी सीरीज वीडियो बाय वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा कंज्यूमर बिहेवियर इन शॉर्ट डिमांड आपको रट जाएगा, समझ आ जाएगा, और लाइफ में आप कभी भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। आई होप पहले ये समझ आया होगा कि इसमें फैक्टर क्या है और इसको इंग्लिश में कैसे लिखना है। तो इन शॉर्ट अगर मेरे से कोई पूछे डिमांड का पहला फैक्टर सुनाओ तो क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी आल्सो अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांड फॉर अ कमोडिटी। इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज देन क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स देन इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये एक्सप्लेनेशन लॉजिकल है, बट रिमेंबर यस वन मोर थिंग, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। जब आप बोलोगे कि इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स देन इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज और वाइस वर्सा, you need to write other factor remain constant or ceteris paribus. I repeat, you should not forget this at all while writing this answer, while explaining this answer. आपको ये लिखना बहुत जरूरी है, other factor remain constant or ceteris paribus. तो जब आप लिखोगे कि this is called inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded of a commodity, you also need to write other factor remain constant or ceteris paribus. It is very important. तो यहां पे हमारा पहला फैक्टर खत्म होता है, व्हाट आर द फैक्टर व्हिच अफेक्ट इंडिविजुअल डिमांड है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब हम दूसरा फैक्टर शुरू करेंगे। चलिए अब दूसरा फैक्टर समझते हैं बच्चों। पर बच्चों एक बात याद रखना, प्राइस ऑफ कमोडिटी के अलावा जितने भी फैक्टर्स आप समझोगे वो किस कैटेगरी में आएंगे, फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो अब मैं इसके बाद ऑल्दो इंडिविजुअल डिमांड को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो पर उनकी कैटेगरी कौन सी कहलाएगी, फैक्टर अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो रिमेंबर दैट
कि अब जो मैं करा रहा हूं वो है तो इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर ही, पर आपकी कैटेगरी चेंज हो जाती है, और वो कैटेगरी क्या है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ कमोडिटी। यानी जिस कमोडिटी की बात कर रहे थे, जिसकी हम क्वांटिटी डिमांड पे इंपैक्ट देख रहे हैं, उसके अलावा जो भी फैक्टर है हमारे पास, उसके प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर इफेक्ट करता है उसकी डिमांड को, वो आता है फैक्टर अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बच्चों, रिलेटेड गुड्स। इसको मैं एग्जांपल अगर डिटेल में बोलूं तो इट शुड नॉट बी रिलेटेड गुड, इट शुड बी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होना। पहला पॉइंट था प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, यानी जिसके ऊपर, जिसकी डिमांड के ऊपर आप इंपैक्ट देख रहे हो, जिसकी पर्टिकुलर डिमांड देख रहे हो, उसी का प्राइस ले रहे हो। यानी पेट्रोल का पोटैटो का डिमांड पे इंपैक्ट देख रहे थे तो पोटैटो का ही प्राइस देखा आपने। पर यहाँ पे क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यानी जिस कमोडिटी की हम बात करेंगे उसके अलावा उसका प्राइस छोड़ के बाकी चीजों का प्राइस देखेंगे। ठीक है जी, यानी आप कंपटीशन करोगे कि जिस पर्टिकुलर चीज को मैं देख रहा हूं उसको छोड़ के बाकी कमोडिटी के प्राइस पे क्या, के प्राइस की वजह से मेरी इस पर्टिकुलर गुड की डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इसको एग्जांपल समझते हैं। रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स, मान लो इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे हम ले लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, कुछ भी हो सकता है गुड एक्स, टी, कॉफी, कुछ भी ले लो, कार, पेट्रोल। तो यहाँ पे क्वांटिटी जिसका ऊपर इंपैक्ट देख रहे हैं वो एक्स है, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। पॉइंट टू बी नोटेड, वहां पे एक्स का प्राइस था, सॉरी एक्स की क्वांटिटी थी और एक्स का प्राइस था। यहाँ एक्स की क्वांटिटी है और वाई का प्राइस है, यानी दो अलग गुड हो गए। डिमांड हम एक्स की देख रहे हैं, प्राइस हम वाई का ले रहे हैं, तो ये कौन सा बन गया, रिलेटेड गुड्स। सो रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स जिसमें इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड विल इम्पैक्ट ऑन द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अदर गुड, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटेड गुड। तो अब यहाँ पे ऐसी क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच में कि एक के प्राइस में चेंज होने से दूसरे की डिमांड में फर्क आ जाता है, वही हम समझेंगे। और उस फैक्टर का नाम हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ठीक है जी। सबसे पहले रिलेटेड गुड में हमारा कौन सा आता है, हाँ, और यह रिमेंबर ये फैक्टर अदर देन द प्राइस ऑफ कमोडिटी का पार्ट है। चलिए अब आ जाओ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड्स में हमारे दो तरीके के गुड्स बनते हैं बच्चों। एक पहला पॉइंट सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा पॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ध्यान से समझिएगा, दोनों उसी बेसिस पे समझने जो मैं समझाता आ रहा हूं, और वो समझाता है वो क्या बेसिस है, डेफिनेशन, एग्जांपल, रिलेशनशिप, कर्व, शेड्यूल, कंक्लूजन। जिसने ये दिमाग में बिठा लिया ना, उसकी इकोनॉमिक्स पर्टिकुलरली माइक्रो तो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। तो अब पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट गुड की, फिर एग्जांपल पढ़ेंगे, फिर रिलेशनशिप पढ़ेंगे, और बाकी ये मैं जब इनके बीच में डिफरेंस कराऊंगा फर्दर, अब जो वीडियोस डालूंगा उसमें कवर कर लूंगा। इन शॉर्ट अगर आप पूरी सीरीज देखोगे तो आपको सब चीज टेक्निकली क्लियर हो जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ पे हम करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड की डेफिनेशन। ठीक है जी, मैं यहाँ पे थोड़ा रब कर रहा हूँ सो दैट आपको समझ आ जाए कि हम करने क्या वाले हैं और डिटेल में आपको क्लियर हो जाए सारा। सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और रिलेटेड गुड के अंदर हमारा पहला पॉइंट कौन सा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है जी। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which can be used in place of one another। क्या बोला मैंने, कि वो गुड्स जो एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जांपल क्या हो गए, टी और कॉफी। ठीक है जी। पेन या पेंसिल आजकल बहुत ट्रेंड में है। ठीक है जी। फिजिकल बुक्स या ई बुक्स।
तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। सबसे पहले डेफिनेशन सीखेंगे, आई रिपीट, ये हमारे बेसिस है, इसी के बेस पे हमने आंसर भी लिखना है। तो सब्स्टिट्यूट गुड की जब हम लिखेंगे, रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड की डेफिनेशन आ गई, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? एग्जांपल हमने ले लिया टी, कॉफी, पेन, पेंसिल, आपके बाद फिजिकल बुक्स, ई बुक्स। ठीक है जी। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, इस एग्जांपल को थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्म में, क्योंकि उस डेफिनेशन को जस्टिफाई करें। और फिर उसके बाद में क्या एक्सप्लेन करेंगे? रिलेशनशिप। तो सीक्वेंस ऑफ आंसर समझ लीजिए, डेफिनेशन, एग्जांपल एंड देन रिलेशनशिप। कीप इट वेरी सिंपल। उसमें कोई कहानी मत डालना कि भैया ये हो गया वो हो गया, एक ही पॉइंट एक ही लाइन को बार बार रिपीट करना। इट्स नॉट लाइक दैट। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या करें? एग्जाम्पल लेते हैं। इधर लेते हैं प्राइस ऑफ टी बच्चों, और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी ले लें। अब प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड कॉफी की है, यानी कॉमोडिटी इन क्वेश्चन। हम कॉफी डिमांड का जिस पर्टिकुलर कॉमोडिटी के ऊपर इंपैक्ट देख रहे हैं, उसकी डिमांड के ऊपर इंपैक्ट देख रहे हैं, वो कॉफी है। और प्राइस क्या ले रहे हैं? अदर कॉमोडिटी का, टी का। इसलिए पॉइंट कौन सा बन गया? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के अंदर सब्स्टिट्यूट गुड। अगर यहाँ पे कॉफी लेता और यहाँ पे भी कॉफी लेता तो वो प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इटसेल्फ हो जाता। तो इन दिस वे दिस पॉइंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। अब हम चलते हैं आगे। देखो बच्चों, एक इंसान कॉफी पीता है, ठीक है जी। अगर टी के प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, तो जो लोग टी पीते थे वो टी नहीं पिएंगे, वो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे मार्केट में कि सस्ता कौन सा है। और टी का सब्स्टिट्यूट गुड क्या है? कॉफी। तो टी के प्राइस बढ़ने से ऑटोमेटिकली कॉफी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, बट जो लोग टी लेते थे उन्होंने सब्स्टिट्यूट ढूंढा कि भैया कॉफी अब कंपैरेटिवली सस्ती पड़ती है, तो कॉफी की क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? बढ़ जाएगी। बच्चों ये एरोस नहीं है, ये लॉजिक्स हैं। रिमेंबर, अगर आपने ये समझ लिया तो आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे इकोनॉमिक्स में। और इसी का दूसरा पार्ट पढ़ो। अगर टी के प्राइस एकदम मार्केट में गिर जाए, तो जो लोग कॉफी पी रहे होंगे ना, वो क्या सोचेंगे? यार सस्ती तो चाय पड़ रही है, जब पीनी ही है, कॉफी भी पीनी है, टी भी पीनी है, दोनों पी सकते हैं एक दूसरे की जगह, तो अभी कॉफी छोड़ के टी पी लेते हैं, क्योंकि टी सस्ती है तो पैसा बच जाएगा। तो उस केस में कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे रिएक्ट करेगा? कॉफी की डिमांड को फॉल कर देगा। अब देखो यहाँ पे एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली तीसरा किस पॉइंट को जन्म देगा? रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप क्या बैठेगी बच्चों? डायरेक्ट रिलेशनशिप। पॉइंट टू बी नोटेड, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट क्यों बनी? क्योंकि जो हमारे एरोज हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब एरो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो अल्टीमेटली फिर वो कौन सा पॉइंट, कौन सी रिलेशनशिप बनती है? डायरेक्ट। तो अगर देखा जाए तो ये 2 मिनट का काम है इसको लिखना इंग्लिश में। कैसे? डेफिनेशन, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। एग्जांपल टी, कॉफी, पेन, पेंसिल, फिजिकल बुक्स, ई बुक्स। Now explanation of example. For example, we are taking a commodity in question is coffee. So its substitute good is tea. So now we will prove how the price of tea will have impact on the quantity demanded of coffee. So now we'll explain this arrows. If the price of tea increases, then demand for its substitute good, that is coffee, will also increase as it become comparatively cheaper. Consumer will not take tea, they will prefer more of coffee बिकॉज टी महंगी लगेगी। और अगर टी के प्राइस फॉल हो गए तो कॉफी लोगों को महंगी लगनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप बन जाएगा, और इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट रिलेशनशिप। सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये लिखना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन, एग्जांपल, रिलेशनशिप। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। आप लिख सकते हो, क्या बोला मैंने? दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी, ब्रैकेट में लिख देना कॉफी, एंड इट्स प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, दैट इज प्राइस ऑफ टी। तो ये पूरे आपके एग्जांपल बन के डेफिनेशन, एग्जांपल, एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जांपल, रिलेशनशिप। बाकी 3 चीजें रह गई आपकी, स्केड्यूल, कर्व और कंक्लूजन। वो मैं आपको बाद में कराऊंगा लेटर आने वाली वीडियोस में। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब इसी रिलेटेड गुड्स में दूसरा पार्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
आप नोट कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कुछ और भी सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जांपल देना चाहें तो दीजिएगा। एक क्लास का बिहेवियर हमारा भी एक दूसरे से लिंक और बढ़ेगा। मैं उस पर अपना आपको कमेंट जरूर दूंगा, आपके जो भी आप मेरे को रिप्लाई करेंगे उसके ऊपर मेरा रिप्लाई भी जरूर आएगा मेरी वीडियोस के ऊपर। ठीक है जी, तो चलते हैं अब आगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड के बाद हमारा रिलेटेड गुड में कौन सा आता है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज सब्स्टिट्यूट गुड, वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगेन पैटर्न इज सेम, डेफिनेशन एग्जांपल रिलेशनशिप, इसको अपने ब्लड में डाल लो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स सीखनी है तो। कैसे? अब यहां पे हम क्या लेंगे? रिलेटेड गुड में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है जी, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डेफिनेशन आ जाओ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स which are used together to satisfy a particular want or a given want। मैंने क्या बोला? Complementary goods are those goods which are used together to satisfy a particular want or a given want। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, पर्टिकुलर और अ गिवन वांट। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर टू सैटिस्फाई अ पर्टिकुलर और गिवन वांट। ठीक है जी, अब इसमें भी ये हमारी डेफिनेशन होगी। इसको हिंदी में बोले तो वो गुड्स जो इकट्ठे यूज होते हैं एक गिवन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे ब्रिक एंड सीमेंट, कार एंड पेट्रोल, टॉर्च एंड सेल, पेन एंड इंक, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो इकट्ठे यूज होते हैं एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है जी, अब यहां पे मैं लिख लेता हूं आपको ताकि कार एंड पेट्रोल, ठीक है जी, टॉर्च एंड सेल, पेन एंड इंक, और क्या हो सकते हैं आपका ब्रिक एंड सीमेंट। तो ये सारे क्या हो गए बच्चों? इसके एग्जाम्पल हो गए। अब जब एग्जांपल दे दे गुड्स के तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि कैसे ये डेफिनेशन को जस्टिफाई करेगा। लेट्स डू दैट। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं और आप प्लीज वीडियो पॉज करके आप जो लिखना चाहे लिख लीजिएगा। मैं एक एक चीज को बहुत बार बोलता हूं सो दैट आप लोगों के लिए आसानी हो। ठीक है जी, अब यहां पे हम क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट, यहां हम लेंगे प्राइस ऑफ पेट्रोल और यहां पे हम क्या ले रहे हैं? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार। पॉइंट टू बी नोटेड, या नोटिस किया जाए कि कार की डिमांड के ऊपर, यानी ये गुड एक्स हो गया एक तरह से, पेट्रोल के प्राइस का, गुड वाई के प्राइस क्या इफेक्ट गुड एक्स की डिमांड पे क्या पड़ रहा है वो हम सीखेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और यहाँ पे कार और यहाँ पेट्रोल, ये दो अलग अलग गुड्स हैं, इसलिए प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ से अलग है। ठीक है जी, अब ये तो हमें क्लियर हो गया पेट्रोल और कार दोनों क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। पेट्रोल के प्राइस बच्चों बढ़ेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ ठंडे दिमाग से सोचो कि कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा। तो क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आज पेट्रोल महंगा करते जाओ, कार की डिमांड कम हो जाएगी। इसका उल्टा इम्पैक्ट क्या है? पेट्रोल के प्राइस कम कर दो तो कार की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे पेट्रोल इंजन वाली कार की बात ही कर रहा हूं। ठीक है जी, तो कॉमन सेंस है कि अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, पेट्रोल के प्राइस कम होंगे तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। अब ये एरोस कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों? ये इनवर्स जा रहे हैं, ऑपोजिट जा रहे हैं, तो इसे कौन सा रिलेशन बोलेंगे? इनवर्स रिलेशनशिप बोलेंगे। कीप इट वेरी सिंपल, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जाम्पल एंड नाउ रिलेशनशिप। तो क्या रिलेशनशिप बनी बच्चों कि पेट्रोल के प्राइस के राइज होने से कार की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, और ये क्लियरली ऑपोजिट बन रहा है, तो ये हमारी कौन सी होगी? इनवर्स रिलेशनशिप। अब इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर कमोडिटी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। डेफिनेशन फॉर एग्जाम्पल अपना कार एंड पेट्रोल। फिर इफ द प्राइस, एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार विल फॉल और वाइस वर्सा। फिर रिलेशनशिप, दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर कमोडिटी ब्रैकेट में कार एंड प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड दैट इज पेट्रोल। तो ये आपका परफेक्ट आंसर बन जाएगा, और इसकी जो कर्व और शेड्यूल और कंक्लूजन है वो मैं आगे सिखा दूंगा। तो दिस इज द बेस्ट वे टू राइट योर आंसर्स
बिना रट्टा मारे, बिना किसी बुक को देखे आप इसको याद कर सकते हो. दिस इज अ टेक्निकल वे ऑफ लर्निंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी पॉइंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा. प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगा. अगर आपको थोड़ी बहुत भी कमी लग रही होगी, आई मेक श्योर दैट, आई डू दैट. आपका सपोर्ट मुझे चाहिए आगे बढ़ने के लिए. आप भी आगे बढ़े तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा. इसी में हमारी दोनों की जीत होगी. ठीक है जी. तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट हो गया. अब मैंने आपको आज क्या करा दिया, व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट इंडिविजुअल डिमांड में. पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ. दूसरा अदर फैक्टर अदर देन द प्राइस ऑफ कमोडिटी में पहला पॉइंट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जिसमें दो गुड्स थे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक सब्स्टिट्यूट गुड, और उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया. अब ऐसा थर्ड पॉइंट कौन सा बच्चों, इनकम ऑफ कंज्यूमर. फोर्थ पॉइंट कौन सा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर. और फिफ्थ पॉइंट कौन सा है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइसेस इन फ्यूचर. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस इन फ्यूचर. तो ये तीन फैक्टर्स, ये तीनों किस कैटेगरी में आएंगे, फैक्टर्स अदर देन द प्राइस की. और इन पांचों को ऐड कर दे तो ये व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट इंडिविजुअल डिमांड है. बट ये बाकी तीन फैक्टर मैं अगली वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी. आई होप आपको वीडियो 2 बहुत अच्छे से समझ आई होगी. बहुत जल्दी मैं वीडियो 3 लेके आऊंगा इस सीरीज की, जिसमें ये तीनों पॉइंट्स कवर करूंगा. और यहाँ पे इसको इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स को खत्म करके फिर हम आगे फर्दर टॉपिक्स ऑफ डिमांड पढ़ेंगे. आई होप आपको पसंद आया होगा. ऐसे बने रहिएगा मेरे साथ. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर.